तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य का मनोनीत या निर्वाचित किया जाना था। ठीक है, कुल सीटों का निर्धारण जो हुआ, कुल सीटें थी 389। कुल सदस्य 389 सदस्य रखे गए। अब 389 जो सदस्य थे, तो इनको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से आए। तो उस समय जो भारत था, ब्रिटिश भारत दो भागों में बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत दो भागों में बटा हुआ था। 1946 की बात कर रहे हैं हम कि उस 1946 में भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक वो भारत जो ब्रिटिश, जिसको हम ब्रिटिश भारत कहते हैं, ब्रिटिश भारत। तो वो भारत जो ब्रिटिश भारत, जिसमें ब्रिटिश सरकार का सीधा आधिपत्य था। और दूसरे नंबर पे वो है जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों वाला भारत, देसी रियासतों वाला भारत। यानी एक तो ब्रिटिश भारत था जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन था, और दूसरा था देसी रियासतों वाला भारत। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि किस किस प्रकार से, कहाँ से किन सदस्यों का निर्वाचन हुआ। तो जो 389 जो सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हुए हैं, वो भी दो भागों से आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दो भागों से। एक वो भारत जो ब्रिटिश भारत था, और ब्रिटिश भारत से सदस्य चुनकर आए 296 सदस्य। और इन सदस्यों का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। ये निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचन के आधार पर चुनकर आए। बाकी जो देसी रियासतें वाली जो भारत है, उसको देखें हम तो 93 सदस्य ऐसे थे जो कहाँ से आए हैं, देसी रियासतों से, यानी कि जहाँ पर राजाओं का राज था। देसी रियासतें मीन्स जहाँ पर राजाओं का राज था। तो उन लोगों ने क्या किया कि 93 सदस्यों को निर्वाचित नहीं किया, मनोनीत कर दिया। मनोनीत यानी मन के आधार पर ही उन्होंने भेज दिया। जो देसी रियासतों में जिस प्रकार का व्यक्ति योग्य लगा उनको, उसको मन के आधार पर ही मनोनीत करके भेज दिया। तो इस प्रकार 93 सदस्य क्या है, देसी रियासतों से मनोनीत होकर आए, जबकि 296 सदस्य निर्वाचन के आधार पर आए हैं। और 296 और 93 को हम देखेंगे तो 389 सदस्य हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब 296 जो सदस्य आए हैं, वो भी दो भागों से आए हैं। कहाँ से आए वो भी देख लेते हैं हम। एक वो जहाँ पर संघ शासित भारत था, संघ शासित भारत, या यूं कहें ब्रिटिश भारत। और एक तो संघ शासित भारत, और एक है जो देखें यहाँ पर हम ब्रिटिश राज्य से। तो ब्रिटिश राज्य से 292 सदस्य निर्वाचित होकर आए, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं 296 सदस्यों के, वो सब निर्वाचित होकर आए। इनका निर्वाचन हुआ है। इनको संविधान सभा के सदस्य जो हैं वो निर्वाचित होकर आए। और इससे पहले भी हम देखें तो अंग्रेजी शासन काल में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हो गया था। तो द्वैत शासन प्रणाली में जो प्रांतीय सभाएं थी उन्होंने, और केंद्रीय सभाएं थी, उन्होंने इनको निर्वाचित किया। तो यहाँ पर देखें हम 4 सदस्य ऐसे भी आए हैं जो संघ शासित प्रदेशों से आए। अब प्रिय विद्यार्थियों, देखना यहाँ पर यह है कि संघ शासित प्रदेश है क्या। तो ब्रिटिश सरकार ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, शासन व्यवस्था को एक सुव्यवस्थित तरीके से जमाने के लिए पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया था। तो उन 4 भागों को हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 भाग कौन कौन से थे। 4 भागों में बांट रखा था, और उन्हीं को हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे हम देखें संघ शासित प्रदेशों में 4 भाग। तो 4 भागों को हम समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यह 4 भाग संघ शासित प्रदेश कौन कौन से थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, या फिर हम 4 भागों को देखें तो कौन कौन से भागों में था। पहले नंबर पे देखें तो हम अजमेर, भारत को अजमेर। दूसरा नंबर पे हम देखें तो अजमेर के बाद में बलूचिस्तान,
बलूचिस्तान। और अजमेर कहाँ पर है? जैसे कि राजस्थान में, राजस्थान मेरवाड़ा। और बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और तीसरे नंबर पे हम देखें तो सिपह है कुर्ग। कुर्ग है, कुर्ग वर्तमान में कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। और कुर्ग के बाद में चौथे नंबर पे हम देखें तो दिल्ली है। तो इस प्रकार पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया गया था। और यदि हम इसको समझना चाहें तो किस प्रकार समझे हम इसको? संघ शासित जो प्रदेश है उनको हम 4 भागों में देखें तो ए और बी और सी और डी के आधार पर हम देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ए बी सी और डी के रूप में भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर यहाँ समझाऊं मैं आपको कि ए बी और सी और डी के रूप में भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे ए से अजमेर बनता है, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। तो इस प्रकार हम ABCD के माध्यम से भी इनको सीख सकते हैं कि पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया गया था। आगे चले तो हम 389 सदस्य को हमने देखा यहाँ पर कि कौन सा सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, कौन सा सदस्य मनोनीत होकर आए हैं। और फिर निर्वाचित में भी हमने देखा कि संघ शासित प्रदेशों से 4 सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं और ब्रिटिश राज्यों से 292 सदस्य निर्वाचित, 292 और 4 मिलाकर के 296 सदस्य प्राप्त होते हैं। जबकि यहाँ 93 जो सदस्य है वो देशी रियासतों से मनोनीत होकर आ रहे हैं। और इनकी आगे की जो प्रक्रिया है वो हम संवैधानिक प्रावधान है उनको भी देख लेते हैं। जैसे हम इनको देखते हैं पार्टी के आधार पर, पार्टी के आधार पर किस प्रकार से सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। तो पार्टी के आधार पर हम देखें तो पार्टी के आधार पर निर्वाचित हुए हैं तो कांग्रेस से यानी कि कितने सदस्य आए हैं? कांग्रेस के सदस्यों को देख लेते हैं। तो कांग्रेस से आए 208 सदस्य, कांग्रेस से 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए। और दूसरे नंबर पे आती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो कि सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के बाद, और इससे सदस्य निर्वाचित होकर आ रहे 73। और अन्य से हम देखें या निर्दलीय सदस्यों को पहले ले लेते हैं हम, निर्दलीय। और निर्दलीय जो सदस्य थे वो 08 निर्वाचित होकर आए हैं। जबकि अन्य जो सदस्य हैं, अन्य सदस्य वो 07 थे। और इस पर आधार पर भी हम देखें तो हमें यहाँ पर 296 सदस्य जो कि निर्वाचित होकर आ रहे हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो 296 सदस्य का निर्वाचन इस प्रकार से हुआ है। अब यहाँ पर देखें हम कि संविधान सभा में का निर्वाचन हमने देख लिया कि 296 सदस्य निर्वाचित होकर आए। अब इनमें राजस्थान से कितने सदस्यों ने भाग लिया था, संविधान सभा में कितनी महिलाओं का निर्वाचन हुआ है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। 15 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था। उनमें से अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए हैं, अंतिम रूप से जब हमारा संविधान कम निर्मित हो गया तो अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए, अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी संख्या 8 या 9 है। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारी बुकों में हमें 8 पढ़ने को मिलता है, जबकि कुछ बुकों में हमें 9 मिलता है। तो हम 8 या 9 के रूप में देते हैं। और ऑप्शन में हमारे एक ही आएगा, या तो 8 आएगा या फिर 9 आएगा। तो कोई विवादित विषय नहीं है ये पर। अंतिम रूप से राजस्थान का देखिए हम कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने लोगों ने भाग लिया? राजस्थान से संविधान सभा में कितने लोगों ने भाग लिया? राजस्थान से संविधान सभा में 12 लोग पहुंचे, 12 सदस्यों ने भाग लिया है। 12 सदस्यों ने भाग लिया। राजस्थान से 12 सदस्यों ने
भाग लिया है राजस्थान से, यानी कि 12 सदस्य संविधान सभा में गए हैं। अब वो 12 सदस्य कौन कौन से, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन 12 सदस्यों ने भाग लिया है। तो इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम 12 सदस्यों को याद कर सकते हैं। आप पहले इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। चलिए हम आगे राजस्थान से 12 सदस्य हैं। राजस्थान से संविधान सभा में, राजस्थान से संविधान सभा में 12 सदस्य, और 12 सदस्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे चले हम तो जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, टीटी कृष्णामाचारी, गोकुललाल असावा, दिलेन सिंह, मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव देखो वो व्यक्ति हैं, मुकुट बिहारी भार्गव वो व्यक्ति हैं जो राजस्थान अजमेर से निर्वाचित होकर आते हैं। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि केंद्र शासित, केंद्र में जो व्यक्ति हैं ABCD को हमने इस प्रकार समझा था कि अजमेर से, बलूचिस्तान से, कुर्ग से और दिल्ली से व्यक्ति निर्वाचित होकर आए। तो उसी प्रकार मुकुट बिहारी भार्गव जो है वो अजमेर से निर्वाचित होकर आते हैं। और आगे देखें हम तो सरदार सिंह और जसवंत सिंह, जसवंत सिंह 10 तो ये हो गए। 11 नंबर पे हम देखें तो कौन बच गया हमारे, जैसे हम देखते हैं मुकुट बिहारी राज बहादुर सिंह, ये रह गया। तो राज बहादुर सिंह और 12वें नंबर पे है जय नारायण व्यास, बलवंत सिंह, जसवंत सिंह हो गया, जय नारायण जी हो गए। और अब हम देखते हैं यहाँ पर जसवंत सिंह, दिलेन सिंह, सरदार सिंह भी हो गया, हीरालाल शास्त्री, गोकुललाल असावा, राज बहादुर सिंह भी हो गए। तो इस प्रकार ये जो 12 सदस्य हैं इन्होंने भाग लिया था। और हम एक जो छूटा हुआ है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। और अब प्रिय विद्यार्थियों में ये याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं इनको। तो ट्रिक है, जब हीरा माटी गोदरा में सजे, जब हीरा माटी गोदरा में सजे। अब इससे हम बनाते हैं सदस्य। देखो, जो से हमने बनाया नंबर 1 जय नारायण व्यास, ब से हमने बनाया बलवंत सिंह मेहता, ही से बनाया हमने हीरालाल शास्त्री, साथ के साथ ही
जैसे जैसे हम यहाँ पर एक वर्ड को देख रहे हैं तो हम यहाँ साथ साथ ही कैंडिडेटों को भी देख सकते हैं, सदस्यों को भी देख सकते हैं। ज से जय नारायण व्यास, ब से बलवंत सिंह मेहता, और ही से हीरालाल शास्त्री, और रा से बनते हैं हमारे राज बहादुर सिंह, जो कि हमारा क्रम यहाँ पर 11 नंबर का क्रम आ रहा है, तो वो हम 11 नंबर का क्रम दे सकते हैं यहाँ पर। माँ से बना हमारे माणिक्यलाल वर्मा, जो कि क्रम नंबर क्या है, चौथा है। टी से टी कृष्णा माचारी बन गए, और गो से गोकुल लाल असावा, जो कि क्रम नंबर हमारे 6 पे आता है। द से दिलेन सिंह 7वें नंबर पे। मुकुट बिहारी भार्गव, मुकुट बिहारी भार्गव, तो हम देखें में से हम देखते हैं कि मुकुट बिहारी भार्गव आ गए हमारे। और फिर है सरदार सिंह, तो यहाँ पर सरदार सिंह का नंबर आ जाएगा। और फिर है बीच में छूट गए हमारे 7वें नंबर पर दिलेन सिंह, तो दिलेन सिंह का भी हमने ले लिया। और क्रम पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हो ही गए हमारे। और 10वें नंबर पे आ गए इधर ज से जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह को भी हमने ले लिया यहाँ पर 10वें नंबर पे। और इस प्रकार हमारा पूरा क्रम हो गया 1 2 3 4 5 5। यहाँ से टी कृष्णमाचारी है, वो भी हम 5वें नंबर का जो हमारे टी कृष्णमाचारी को हम देख सकते हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सदस्य राजस्थान से निर्वाचित होकर आए हैं, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से आराम से याद कर सकते हैं। जो से जय नारायण व्यास, दो से बलवंत सिंह, ही से हीरालाल शास्त्री, रा से रामचंद्र शुक्ल, माँ से माणिक्यलाल, टी से टी कृष्णमाचारी, गो से गोकुल लाल असावा, देव से दिलेन सिंह, रा से राज बहादुर, और में से बन जाते हैं हमारे मुकुट बिहारी भार्गव, और स से सरदार सिंह, और ज से फिर 2 व्यक्ति हैं, ज से जय नारायण व्यास है और एक जसवंत सिंह है। तो इस प्रकार हमें राजस्थान से जो संविधान सभा में 12 सदस्य गए हैं वो हम याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे का क्रम देखते हैं हम कि ये राजस्थान में संविधान सभा से 12 सदस्य निर्वाचित होकर के गए हैं। महिलाओं की संख्या हमने देखी कि 15 महिलाओं ने भाग लिया था। तो 15 महिलाओं में हम देखें कि एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में निर्वाचित होकर गई है, मुस्लिम महिला संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला है बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला है जिसने संविधान सभा में भाग लिया है। और आगे हम देखें कि किस प्रकार से अधिवेशन हुए हैं इनके, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान सभा की कार्रवाइयों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो संविधान सभा की हमने देख लिया कि 389 सदस्य निर्वाचित हो गए हैं या मनोनीत हो गए हैं। तो दोनों ही प्रकार के सदस्य यहाँ पर आए। संविधान सभा में हमने देखा कि राजस्थान से कितने व्यक्ति गए, कितनी महिलाओं ने भाग लिया, यह भी हमने यहाँ पर देखा। अब जब सदस्यों का निर्वाचन हो ही गया है तो हम देख लेते हैं कि संविधान सभा की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। तो संविधान सभा की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन देखें हम यहाँ पर। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन में ही क्या है, एक अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। और जो अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। लेकिन ये अध्यक्ष जो बनाए गए वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अध्यक्ष किस प्रकार के थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। आयु में अधिक होने के कारण वरिष्ठता के आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने फिर आगे कार्य करने से मना कर दिया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि एक यंग मैन या अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो प्रथम बैठक में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अध्यक्ष बनाया गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर संविधान सभा की दूसरी बैठक। संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन, संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन। और संविधान सभा का द्वितीय अधिवेशन कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को। और द्वितीय अधिवेशन में क्या होता है? एक अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं प्रथम जो अधिवेशन हुआ है, प्रथम अधिवेशन में जो अध्यक्ष बनाया गया है वो अस्थायी है। तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष बनाया गया एक व्यक्ति को। एक अध्यक्ष बनाया गया तो एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी को। H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। H.C. मुखर्जी का पूरा नाम है हीरेंद्र कोमर मुखर्जी। हीरेंद्र कोमर मुखर्जी। और उपाध्यक्ष के बाद में एक संवैधानिक सलाहकार भी बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया B.N. राव को। संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? B.N. राव को। और प्रिय विद्यार्थियों, जब B.N. राव की बात आ जाती है तो B.N. राव को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि B.N. राव कौन थे। देखो, B.N. राव एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और यूं कहें हम कि स्वतंत्र भारत से पहले संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्र संघ में जाने वाले एक न्यायाधीश है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश है। और भारत का इन्होंने योगदान दिया। भारत की तरफ से ये स्वतंत्र भारत से पूर्व एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश बनकर के राष्ट्र संघ में गए। तो ये क्या है, कानून के जानकार भी थे। और सबसे बड़ी जो विशेषताएं हैं प्रिय विद्यार्थियों B.N. राव के बारे में, तो वो क्या है कि ये संवैधानिक सलाहकार बने और इन्होंने जो भी संविधान सभा में संविधान बनाने से संबंधित कार्य किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, अवेतनिक, यानी बिना पैसे लिए ही इन्होंने संविधान में कार्य किया है। और आगे चल के हम जब B.N. राव के बारे में पढ़ेंगे तो B.N. राव की जो समिति बनाई जाती है वो दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करती है। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, साथ में B.N. राव का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। बाकी के वो भी सदस्य हैं जिन्होंने संविधान में अपना अपना योगदान दिया है। तो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए B.N. राव, और B.N. राव ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। हम देखते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन, यानी कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई और उसमें क्या क्या किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो तीसरा अधिवेशन हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। और ये तीसरी बैठक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है कि इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। और वो जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनता है। तो यहाँ पर देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक में, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बन जाता है? संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। आगे जाकर के यही
संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। तो आप तो तुरंत इसको देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़े, क्लास को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। और यहाँ हमने देखा कि संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। एक तो 13 दिसंबर को तीसरा अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, जो आगे जाकर के भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या बना? उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के संविधान की प्रस्तावना का आधार बन गया है। प्रस्तावना का आधार बना यानी यह उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना था, आगे जाकर प्रस्तावना का आधार बना। और उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और इसे स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब ये जो बीच में जो हम देख रहे हैं कि 13 दिसंबर को जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को क्यों स्वीकार किया गया, इसके बीच में थोड़ी सी समस्या हम देखते हैं। क्योंकि इस बैठक में लगातार जो हम बैठकें देख रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों से बहिष्कार किया था और साथ में उनके साथ जो भी सहयोगी दल थे उन्होंने भी संविधान सभा के अधिवेशनों में बहिष्कार किया था। क्योंकि मुस्लिम लीग को जो सीटें प्राप्त हुई वो कुल सीटों का 25% से भी कम थी, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई है और वो कुल सीटों का 25% भी नहीं थी। इसलिए मुस्लिम लीग को भारत में भविष्य नजर नहीं आया, अपना भविष्य नजर नहीं आया और इसलिए उसने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो आगे हम देखें यहाँ पर 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और यहाँ पर आगे देखें कि 22 जुलाई को की अधिवेशन होता है और 22 जुलाई 1947 को, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सही कर लेना आप, 1946 न होकर के यहाँ 1947 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आगे हम सही कर लेते हैं इसको, 22 जनवरी 1947, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को जब तीसरा अधिवेशन होता है तो 22 जनवरी तो 1947 को ही आएगी। और फिर आगे 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। और जो राष्ट्रीय ध्वज के जो डिजाइनकार थे वो डिजाइनकार थे, राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकार थे कौन थे? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो ये 3 संविधान सभा के जो अधिवेशन है, महत्वपूर्ण अधिवेशन हमने देखे, साथ में देखा हमने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। और हम बात करें आगे तो संविधान सभा की जब कार्रवाई आगे बढ़ती है तो हम डॉक्टर अम्बेडकर की भी बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे ड्राफ्ट समिति की, मसौदा समिति की, और इनके भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं हम, इससे पहले आप आगे बढ़ते हैं, हम उतार लिया अपनी साइड। प्रारूप समिति की हम बात करें जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे।